अगला राजा लिखो, गज सिंह। इसके दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा उसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? जो छोटा बेटा उसका नाम है जसवंत सिंह। कौन कौन दो बेटे हैं बताओ देखे? अमर सिंह और जसवंत सिंह। अमर सिंह बड़ा बेटा है, योग्य, बहादुर, पराक्रमी। एक राजा में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण किस में थे? तो निश्चित है, स्वाभाविक है ये कि गज सिंह के मरने के बाद में अगला राजा कौन बनेगा? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था, और इसको लगता था कि यार मैं राजा कैसे बन सकता हूं, भैया को बाईपास करके मेरे को राजा कैसे बनाया जा सकता है। तो लगा यार यदि कोई मेरी सिफारिश करे, रिकमेंड करे मेरे को कि यार इसको राजा बनाओ तो नंबर आ सकता है। अब रिकमेंड ऐसे बंदे से करवाया जाए जिसकी बात गज सिंह माने। हर को जाके तो कहीं इसको राजा बना दो, गज सिंह भगा देगा उसको। तो उसने नोटिस करना शुरू किया कि यार पापा सबसे अधिक बात किसकी मानते हैं। और धीरे धीरे उसको पता चला कि पापा की गर्लफ्रेंड है अनारा बेगम। क्या नाम था? और कहा पापा अपनी गर्लफ्रेंड की बात कभी नहीं टालते, अनारा बेगम की कोई बात नहीं टालते हैं। उसने कहा ये यदि अपनी सिफारिश कर दे तो मामला बन जाए। एक दिन जसवंत सिंह जो था अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया सुबह सुबह। अनारा बेगम जैसे बाहर निकले, सुबह अपने उठ के बाहर आए आंखें मसलते हुए, तब जसवंत सिंह बाहर चप्पलें लेके हाथ में खड़ा था, स्लीपर लिया हुआ। अनारा बेगम तो अरे 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 आप जोधपुर के राजकुमार हो, ऐसे क्या कर रहे हो, और ये चप्पलें क्यों हाथ में उठा के नीचे रखो। और जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला, आगे बढ़ा, स्लीपर उनके पैरों के अंदर पहनाए, चरण स्पर्श किए और कहा इसमें चप्पलें उठाने की क्या बात हो गई? अरे मैं आपके पापा की दासी हूं, मेरी चप्पलें कैसे उठा सकते हो? कि ना, आप पापा के साथ रहते हो, मेरी मम्मी हो और मम्मी की चप्पलें उठाने में कोई भी हर्ज? आप तो बताओ तबीयत वगैरह ठीक रहती है आपकी? मैंने बीच में सुना था भाई गठिया हो गया, भिस्का धीराज को बुला के लाऊं मैं? कोई दवाइयां लानी हो तो मुझे बता देना। अनारा बेगम बड़े इंप्रेस हुए, देखो बच्चा है लेकिन फिर भी कितना इंटेलिजेंट है। अब जसवंत सिंह वहां आता जाता सुबह शाम, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में अनारा बेगम को नमस्ते करे, नमस्ते मम्मी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना आप। अमर सिंह पहली बात तो उधर आता ही नहीं था, और कभी आया तो उसने अनारा बेगम को नमस्ते नहीं किया। तो अनारा बेगम को लगने लग गया कि इन दोनों में से इंटेलिजेंट या अच्छा बच्चा यदि कोई है तो वो कौन है। और उसने एक दिन गज सिंह को कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गज सिंह जी ने कहा मैंने आज तक कौन सी बात टाली है तेरी, सारी मान ही लेता हूं। और उसने कहा कि आप जोधपुर का राजा किसको बना दो। और गज सिंह नहीं 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 ये नहीं हो सकता, और ये क्या तरीका है, अमर सिंह बड़ा है, योग्य है, बहादुर है, पराक्रमी, वही बनेगा, और जसवंत सिंह क्यों बना? ना ना ये बात मैं नहीं मानूंगा। और अनारा बेगम ने कहा बस यहां आदमी पिघल ही जाता है। ठीक है तुम कह रही है तो राजा किसको बनाएंगे, पर अब अमर सिंह बड़ा, उसका क्या किया जाए? तो उसको एक छोटी सी जागीर दी गई, नागौर। क्या दिया गया? तो नागौर छोटा राज्य था, ये तो बड़े बेटे को दिया गया। बड़ा बेटा कौन है? मारवाड़ या जोधपुर बड़ा राज्य था, ये छोटे बेटे को दिया गया, वो कौन है? तो राजा मत चेंज करना, इसी में हेडिंग डालो अमर सिंह राठौड़, राजा मत चेंज करना। नागौर जब राज्य बन गया तो नागौर की जो बाउंड्री थी ये इधर बीकानेर के लगने लग गई। नागौर की बाउंड्री किसके टच होने लगी? नागौर साइड में गांव पड़ता, उस गांव का नाम था जाखनिया। क्या नाम था गांव का? और बीकानेर साइड में गांव पड़ता, उस गांव का नाम था सीलवा। कौन सा गांव है? नागौर बीकानेर की बाउंड्री लगती है, नागौर साइड का जो गांव है उसका नाम तो क्या है? जाखनी। और बीकानेर साइड में जो गांव है उसका नाम क्या है? इधर कोई बीकानेर वाला किसान था, उसके खेत में एक मतीरे की बेल थी। किसकी बेल थी? मतीरा सुना होगा, वाटरमेलन, मतीरे की बेल थी उसमें। उस मतीरे की बेल का मतीरा जाके लगा कोई यहां, पर बेल तो बेचारी ऐसे ऐसे जाती है, कोई दीवार वगैरह तो होती नहीं थी राज्यों के बीच में। भाई सीमाओं का निर्धारण इससे था कि यहां तक का टैक्स लेता है नागौर, और यहां से आगे का टैक्स कौन लेता है? बीकानेर। इसका मतलब यहां से बीकानेर शुरू हो गया, नागौर क्या हो गया? खत्म। तो ये बीकानेर वाले किसान के खेत में मतीरे की बेल, मतीरा जाके लगा यहाँ पे। तो बीकानेर वाला वो किसान तो कहेगा मतीरा मेरा है क्योंकि बेल मेरी है। नागौर वाले किसान ने कहा कि लगा हमारी तरफ है तो मतीरा हमारा है। इस बात को लेके दोनों किसान लड़ लिए मतीरे के चक्कर में। गांव में होती है लड़ाइयां, तो बहुत कॉमन लड़ाई है। उस मतीरे के चक्कर में दोनों किसान लड़े, उनके परिवार लड़ लिए, मतलब परिवार लड़े तो दोनों गांव आमने सामने हो गए। कौन कौन से दो गांव? जाखनी। और फाइनली राजाओं ने अपनी सेनाएं लगा दी। मतीरे के लिए दो राज्य लड़ पड़े थे आपस में। कौन कौन से राज्य हैं? बीकानेर और
तो इस लड़ाई का नाम ही पड़ गया मतीरेरी राड। क्या नाम पड़ गया? गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था? 1544। ये कब हो रहा है? किस बात को लेके? रा रे री मतलब का के की, राड का मतलब होता है लड़ाई। राड का मतलब क्या होता है? तो आप मतीरे का युद्ध है एक तरीके से, पर फिर भी इंग्लिश में वैसे नहीं लिखना बैटल ऑफ वाटरमेलन, है ना। अंग्रेजी में अपने ये लिखना मतीरेरी राड। किसकी राड है? कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर, और नागौर का राजा कौन है? और बीकानेर का राजा हुआ करता कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन था? कौन कौन से गांवों की सीमाओं पर लड़ा गया? जाखनिया, और जैसे मैंने बोर्ड पे उतार रखा है ऐसे उतार लो एक बार। कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और बीकानेर। बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण सिंह। नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर यह लड़ाई हो रही है? जाखनिया और सीलवा। नागौर की तरफ कौन सा गांव है? जाखनिया, और बीकानेर की तरफ कौन सा गांव है? सीलवा। किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? हाँ? तो रुक जाओ, अभी मतीरा खिला दूंगा सबको। तुम कहां की हो? करौली। फिर कोई जीते ना, क्या मतलब है? करौली वालों को तो मतीरा मिलना नहीं, या तो बीकानेर वालों को मिलेगा या किसको मिलेगा ना। मैं बीकानेर का हूं इसलिए हम जीतेंगे, लिखो। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, मतीरा हमें खाना है। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वन दिस बैटल। करौली वाले फालतू में पंचायती कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं बीच वाले, आप तो बीच में नहीं हो तो साइड में पड़े हो, बीच में कोई दूसरा है। देखो वैसे अपने को हंसी आती है कि यार किसके लिए लड़ लिए थे लोग? मतीरा। पर है ना, वास्तव में बात सोचने लायक बात है कि एक राजा ने या दोनों राजाओं ने अपनी सेनाएं इसलिए लगवा दी कि हमारे किसान का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। ये बात ये नहीं है कि आप मतीरा उठा के ले जाओगे, आज आप मतीरा उठा के लेके जाओगे, कल को आप खेत पे कब्जा कर लोगे। ये तो अतिक्रमण है ना, कल को आप खेत पे कब्जा करोगे अगले किसान के। फिर वो किसान जो राजा को टैक्स देता है, क्या उस किसान का रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए? ये राजा की जिम्मेदारी नहीं है। उसने राजा के लिए उस दिन ये महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए कि नहीं यार, ये किसान मेरे को टैक्स देता है, इसको कोई नुकसान पहुंचता है, किसी भी बात का नुकसान पहुंचता है, भले मतीरे का नुकसान पहुंचता है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लड़ूंगा, मेरे भाई बंधु लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे किसान को कुछ भी होने नहीं दे। इसलिए उस किसान का स्टेट में विश्वास है, इसलिए वो किसान अगली बार वापस टैक्स देता है, और उस किसान को लगता है कि नहीं, इस टैक्स का मेरे को फल मिलेगा, और मेरे पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मेरे राजा जी मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे। मुझे आजकल कई बार लगता है कि अब कहीं ना कहीं अपने लोगों का स्टेट में विश्वास डगमगाया हुआ रहता है, अपना स्टेट में विश्वास नहीं रहता। और अपने को अब भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार यदि कुछ हो गया तो ये पुलिस कुछ ही नहीं करनी, अपने को तो अपने दम पे करना पड़ेगा। ये बहुत गलत चीज है, हमेशा स्टेट में विश्वास रहना चाहिए। स्टेट का जब विश्वास डगमगाता है लोगों के बीच के अंदर, तो बाद में अराजकता की स्थितियां आती। श्रीलंका में यही तो हो रहा है, जनता में राज्य के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया, और उनको लगता है ये आदमी हमारा कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अपने अभी तक स्थितियां अच्छी, अपने को लगता है कि नहीं यार पुलिस है, तब तक अपने बचे में। ये स्टेट के अंदर विश्वास है, ये स्टेट का विश्वास है। मुझे किस्सा याद आता है, जैसलमेर में एक राजा हुआ जवाहर सिंह। जैसलमेर बहुत लंबा चौड़ा, अभी भी देख लो वहां का घनत्व डेंसिटी बहुत कम है, उस टाइम तो और डेंसिटी कम रही होगी वहां पे। इसलिए दूर दूर तक बियावान जंगल पड़े रहते, लोग रहा नहीं करते थे, यहाँ पे मरुस्थल पड़ा था एकदम। राजा जवाहर सिंह एक दिन घोड़े पे सवार होकर अकेला ही जा रहा कहीं पे। अब राजा कोई पहचानता तो था नहीं, भाई ठीक है आज तो टीवी आ गया इसलिए आप सब असो गहलोत को पहचानते हो। आप नागालैंड वाले मुख्यमंत्री को पहचानते हो क्या? नागालैंड वाला मुख्यमंत्री आपको मिल जाए कहीं रास्ते में तो आप पहचान लोगे नागालैंड का मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने देखा ही नहीं यार, कभी देखा होता उसी आदमी को तो पहचानते हम। तो अब राजा जा रहा है अपना घोड़ा लेके, कौन पहचाने यूं राजा को। और फिर वैसी कहानियां भी होती थी कि राजा अक्सर अपना भेष बदल के जाया करते ताकि जनता का पता लगा सके कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। और एकदम रेगिस्तान के अंदर एक मुस्लिम महिला सोने में लतपथ हो रखी, एकदम हाथों में खूब सारा सोना पहन रखा, सिर पे पहन रखा, माथे में पहन रखा, कानों में, नाक में, पैरों में सोना सोना पहन रखा उसने खूब सारा, और अकेली जा रही। उसने घोड़ा रोका, जवाहर सिंह वो राजा खुद, उसने घोड़ा रोका, उसने घोड़ा रोके कहा बहन इस सुनसान बियावान मरुस्थल के अंदर जहां पर दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, तू अकेली इतना सोना पहन के जा रही है, डर नहीं लगता? तो उसने डर किस बात का? तो लूट ले, कोई डाकू मिल जाए, अभी तेरे बंदूक लगा दे, अभी तेरे तलवार लगा दे, क्या करेगी तू?
इतना सारा धन देना पड़ जाएगा तेरे को, ऐसे थोड़ी निकलते हैं घर से। उसने देखा, उसने उसको लगा ये कोई डाकू वाकू है। तो उसने देखा, उसने देख के कहा कि बात तो तेरी सही है, डर तो लगना चाहिए, पर नहीं लगता डर, क्योंकि मेरा राजा जवाहर सिंह है। यदि किसी डाकू ने छेड़ने की भी कोशिश की ना, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, सूंत के रख देगा। ये स्टेट के प्रति कॉन्फिडेंस है। उस अनजान अकेली महिला को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो टैक्स दिया है वो पे होगा, और यदि मेरे किसी ने हाथ लगाया तो हमारा राजा अपने आप देख लेगा। मतेरी की लड़ाई लड़ाई नहीं है, उस किसान के रेस्पेक्ट का सवाल है कि मेरे किसान के मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इसके लिए भले मैं मर जाऊं। राजा ने अपनी सेना लगाई है, तो राजा की सेना में राजा का परिवार ही हुआ करता था, और राजा के परिवार के लोग मरे हैं, उसने अपने परिवार के लोग मरवा लिए, दोनों साइड से लोग मरे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे किसान को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं तो चुपचाप, मैं तो एकदम यूं बापड़ा सा ही हो गया और कोई आके थप्पड़ मार के मेरे से छीन गया। आज आप मतीरा लेके गए, कल लुगाईटा पर ले जाओगे। कल किसी की हिम्मत पड़ेगी यार तुम्हारी तो बेटी को उठा के ले जाएंगे, तो क्या करोगे? कल को तुम्हारे खेत पे कब्जा कर लेगा कोई। ये स्टेट के प्रति विश्वास को दिखाने वाली लड़ाई है। अब जब इसमें यहां पे जीता, कर्ण सिंह जीता, ये दोनों तब मुगल बादशाह हुआ करता, शाहजहां। मुगल बादशाह कौन था? और ये दोनों शाहजहां के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कौन कौन दोनों? कर्ण सिंह, और दोनों वहीं थे, आगरा थे दोनों वहां पे। और वहां कर्ण सिंह को पता चला कि मैं जीत गया, अमर सिंह को पता चला कि भाई अपनी हानि ज्यादा हुई। जीत हार का मतलब यही होता था कि इनके सैनिक ज्यादा मर गए, उनके सैनिक थोड़े कम मरे। तो अमर सिंह ने कहा मैं नागौर जाके पता लगा के आता हूं भाई क्या हुआ है, मैं खुद जाऊंगा नागौर। कर्ण सिंह को यह बात पता चली कि अमर सिंह नागौर जाएगा और वहां जाके पंगे करेगा, और अपने बीच लड़ाई चली रही है, थोड़े थोड़े रिश्ते खराब हो ही गए थे। कर्ण सिंह जो बीकानेर वाला राजा है, उसने शाहजहां के दरबार में इसका जो रक्षा मंत्री था, रक्षा मंत्री को बोलते थे मीर बख्शी। रक्षा मंत्री क्या बोला करते? जो राजनाथ सिंह हुआ करता उसको क्या बोला करते? डिफेंस मिनिस्टर जो था उसको मीर बख्शी बोलते। और उस समय जो मीर बख्शी था, उस मीर बख्शी का नाम था सलावत खान। क्या नाम था? बीकानेर वाले कर्ण सिंह ने सलावत खान को अपना दोस्त बनाया, और सलावत खान को दोस्त बनाकर यूं बातें करनी शुरू की उससे कि, और सलावत खान 2-4 बार नमस्ते किया उसको, और कहा ये नागौर वाला अमर सिंह तेरे को कैसा आदमी लगता है? उसने कहा जोरदार आदमी यार, बहादुर है, योद्धा है। कर्ण सिंह ने कहा मुझे पहले ही पता था तुम भोले आदमी हो। कैसे? तो यार तेरे को तो गालियां निकालता है, डेली बार खड़ा खड़ा करता है कि सलावत खान जैसे कई आए कई चले गए, और छोड़ तेरे को क्या गालियां निकालता है, तो सांझा को निकालता है। कैसे बासा 365 आते हैं, 365 जाते हैं। अब सलावत खान के मन में लगने लगा थोड़ा थोड़ा। उसने कहा आज दिन तक अमर सिंह ने तेरे को नमस्ते किया है? सलावत खान नोटिस करना शुरू किया गया। कर्ण सिंह दिल्ली आके पहले नमस्ते कर लेता है, नमस्ते। सलावत खान राजी, मैं रक्षा मंत्री हूं इसलिए नमस्ते हो रहा है। अमर सिंह आता, वो देखता ही नहीं उधर, वो सांझा को दूर से नमस्ते करता है, नमस्ते, फिर जाके बैठ जाता अपने। अब कर्ण सिंह ने उसको कहा कि देख ले, ये तो एटीट्यूड है इस आदमी। अब अमर सिंह को नागौर आना है, नागौर आना तो उसने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे नागौर जाना है। सलावत खान ने एप्लीकेशन कैंसिल करवा दी कि नागौर नहीं जाने देंगे। तो अमर सिंह ने बिना एप्लीकेशन के, बिना परमिशन के नागौर चला गया। कर्ण सिंह ने और भड़काया कि ले इतनी इज्जत है, तूने फाड़ी थी एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन मान ली तेरी? अब सलावत खान को और गुस्सा है। सलावत खान ने सांझा के कान भरे कि ये अमर सिंह अपने खिलाफ है। सांझा कूल आदमी था, और सांझा ने कहा नहीं कोई खिलाफ नहीं है, तू फालतू की बकवास मत किया कर, अच्छा आदमी है, किसी युद्ध में काम आएगा। और ऐसे राजा को नाराज कर दिया तो अपने युद्ध लड़ने के लिए कौन जाएंगे बाद में। अब सलावत खान को और गुस्सा है कि सांझा उसकी बात माने नहीं, और कर्ण सिंह उसको डेली भड़का दे। थोड़े दिनों बाद में अमर सिंह वापस आया। अमर सिंह वापस आया तो कर्ण सिंह ने कहा सलावत खान को जाके पहले दिन कि वो अमर सिंह वापस आ गया और कल दरबार के अंदर आएगा। हिसाब तो ये कहता है कि पहले आपसे आके माफी मांगे, और माफी मांग के कहे कि भाई बिना परमिशन चला गया, जल्दबाजी थी, लेकिन अब मैं माफी मांगता हूं आपसे इस बात की। तो सलावत खान ने कहा हाँ तो माफी तो मांगे गए। उसने कहा देख लेंगे तो कल। अगले दिन दरबार में कर्ण सिंह और सलावत खान जाके बैठ गए। अमर सिंह वहां घुसा, वो क्यों माफी मांगना था, वो दोनों को क्रॉस करके आगे जाने लगा। तो कर्ण सिंह ने सलावत खान के बाप जा रहा है तुम्हारा, इसने कोई माफी नहीं मांगी। तो सलावत खान को गुस्सा तो बेचारे को आ ही रखा था, भड़का हुआ था, और उसने पीछे से कहा कि गंवार पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। उसने गंवार कहते उस अमर सिंह गुस्सा आया, वो वापस मुड़ा, वापस मुड़ के उसने सलावत खान के बाल पकड़े। कटार रखता था अपने पास, कटार समझते हो, तलवार नहीं, कटार छोटे वाले, वो कटार थी, उसने निकाली, सलावत खान को वही मार दिया। तो सलावत खान को भरे दरबार में मार देता। वो किससे मारता है? इसलिए उसका नाम ही पड़ा कटार का धनी। किसका धनी? और फिर उसको लगा कि यार मैं सलावत खान को मार रहा हूं, ये सलावत खान सांझा का साड़ा लगता था सलावत खान जो था, कि यार ये सांझा का साड़ा हो रहा है और सांझा मेरे को मारेगा। तो उसको लगा सांझा को सल्टाई देते हैं। तो उसने वो कटार उधर से तो निकाली। अब वो जब मार रहा था तो आसपास के राजा तो भाग गए डर के मारे। उसने कटार निकाली और सांझा की तरफ भागा। सांझा सामने सिंहासन पर बैठा, बहुत दिन हो गए रे तेरे को, मेरे को परमिशन दोगे तुम?
सांझा को लगा डाकी मारेगा जिसमें शक नहीं। सांझा ने चप्पलें हाथ में ली। सांझा जहां बैठता था उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था, वो दरवाजा वहां खुलता जहां महिलाएं रहती थी, और महिलाओं के रहने की जगह को बोलते हरम। क्या बोलते? अपने यहां पे तो बोलते जनाना, राजस्थान में तो क्या बोलते उसको? जनाना, और मुगलों में उसको क्या बोला करते? हरम। तो सांझा तो भाग के हरम में छिपा और किसी महिला के कपड़े पहन के उधर चुपचाप बैठा है एकदम। अमर सिंह कहते हैं कि उसके पीछे अपनी कटार फेंकता है। यदि आप आगरा का किला देखने जाओगे, अच्छा कोई गाइड होगा तो आगरा किले में खूब सारे पिलर है, और आज भी वो गाइड बताएगा साहब ये पिलर है जहां पे अमर सिंह की वो कटार आके रुक गई थी। अमर सिंह वहां से बाहर निकलता है। आगरा किले में एक दरवाजा था जिस दरवाजे का नाम था बुखारा दरवाजा। कौन सा दरवाजा था? बुखारा दरवाजा नाम करके दरवाजा था। उस दरवाजे से निकल गया वहां से और निकल के वापस अपने घर आ गया। थोड़ी देर में जब थोड़ी बाहर शांति सी हुई तो सांझा ने गेट सा खोल के थोड़ा देखा, तो बाकी वाले राजाओं ने कहा कि आ जाओ, और वो कपड़े चेंज कर लेना थोड़े अपने। गया गया अमर सिंह गया तो सांझा आके बैठा। बाकी वाले राजाओं ने कहा कि साहब आपका दिमाग बड़ा शानदार है, आप भाग के महिलाओं के बीच में कैसे चले गए? उसने कहा यार मैं इतना तो जानता था कि राजस्थान का बंदा है महिलाओं के बीच में, इसलिए और कोई जगह मिली नहीं, मैं वहीं भाग के जाता। और ये अपने डोकरों में अभी भी रिवाज है कि अपने डोकरे जहां महिलाएं बैठी होती वहां पर नहीं जा, और जाना भी पड़े तो पहले मिस कॉल देनी पड़ती है, बिना मिस कॉल के आप तो सांझा आगे बैठा तो सांझा ने खुद कहा कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी। किसे मारा था उसने? कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी। पाव भर लोहे से, कटार में कितना लोहा लगता है? पाव भर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, कि पाव भर लोहे से मेरी पूरी बादशाहत हिला के चला गया। होती समसेरी, आज लंबे वाली लेके आता, होती समसेरी तो छिनाई ले तो आगरी, कि यदि उसके पास लंबी वाली तलवार होती तो आज क्या छीन लेता वो? आग। पाव भर लोहा था फिर भी बादशाह को हिला के चला गया। कहां बनता है ये लोहा? ऐसी कटार कहां से लेके आता वो आदमी? पर सांझा को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरे साले को ऐसे मार के चला गया, और सांझा ने घोषणा की कि जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अमर सिंह का खुद का साला ही चक्कर में आया। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन सिंह गोड़। क्या नाम था? और इसने अमर सिंह को अपने घर बुला के मार दिया था। तो अमर सिंह हत्या बाद में कौन कर देता है? अर्जुन सिंह गोड़। बाद नागौर के अंदर यह अंतिम संस्कार किया गया उसका। यहां पर उसकी छतरी बनी हुई है, 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? लिखो थोड़ी सी बात। कौन से दरवाजे से निकल के आया था वो? और सुनना देखो, बुखारा ना उज्बेकिस्तान का एक शहर है। कहां का शहर है? यहीं से एक फ्रूट आया जिसको आप बोलते हो आलू बुखारा। बुखारा शहर का वो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मुगल उज्बेकिस्तान से आए थे। मुगल कहां से आए थे? इसलिए उन्होंने अपने जो किले विले बनवाए उनके नाम उस शहर के नाम पर रख लिए। वहां के वो अपने देश में जो शहर थे उनके नाम पर रख लिए। और वैसे भी किलों के दरवाजे हमेशा जिस साइड में वो दरवाजा खुलता है उसके नाम पर होते हैं। कि सांगानेरी गेट सांगानेरी की तरफ खुलता है, अजमेरी गेट अजमेर की तरफ खुलता है। मुझे जोधपुर वाले दरवाजे बहुत अच्छे लगते हैं। गेट का नाम है मेड़ती गेट, मेड़ता की तरफ। नागौरी गेट, नागौर की तरफ। जालोरी गेट, जालोर की तरफ। सिवाणसी गेट, सिवाणा की तरफ। सोजती गेट, सोजत की तरफ। सारे नाम ही वैसे हैं। तो वह दरवाजा आगरा किले का जब बुखारा की तरफ खुलता उसका नाम क्या पड़ गया? बुखारा गेट। पर अमर सिंह यहां से निकला था इसलिए बाद में इसका नाम हो गया अमर सिंह गेट। क्या नाम हो गया? लिखो। अब अमर सिंह यहां से निकल गया था तो बाद में सांझा ने इस गेट को बंद करवा दिया। सांझा ने कहा बंद करो रे इस गेट को। लिखो, शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। बाद में एक अंग्रेजों का अफसर आया था यहाँ पे, जॉर्ज स्टील। कौन अफसर आया था? वो 1809 के अंदर इस दरवाजे को खुलवाता। लिखो।